रेडॉक्स क्रिया का उदाहरण है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं बच्चों, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वही लिखा रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? रेडॉक्स क्रिया का उदाहरण है। कैसा है बच्चों ये? रेडॉक्स। सब जानते हो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, सर ने पढ़ाया था क्या? ऐसी क्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। देखो ना, REDOX, रेडॉक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो, उसे कहते हैं क्या? रेडॉक्स। क्या कहते हैं उसको? रेडॉक्स। इसका मतलब इस क्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ। कैसे पता चला तुमको? बोले साहब अभी आप देख के बता रहे हैं आपको कैसे हुआ। देखो, आप सबको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, यही होता ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। और ऑक्स का मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अब आपको पता हमारे पास उत्पाद कितने हैं? 2। मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल लिख देता हूँ, ये बैलेंस चैलेंज छोड़ो, मैं तो जर्नल लिख रहा हूँ। तुम्हारे पास क्रियाकारक कितने हैं? 2। उत्पाद कितने हैं? 2। पक्की बात है, ये चेक करो। तारा कुमारी आई है क्या? नहीं आई? बड़ी गजब की बात है वास्तव में। अरे रह गई तो साहब क्या है, तुम्हें नहीं पता था कि साहब रह गई वो? तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, कौन रह गया कौन नहीं रह गया। मेरे पास फ़ोन आता है, सर मैं तो रह गई। मतलब कौन रह गई, कहाँ रह गई? बोला सर तारा बोल रही हूँ, हॉस्टल में रह गई। मतलब क्यों नहीं आई? सर मैं नाश्ता करने चली गई थी। अरे नाश्ता करने चली गई तो अब क्या करें? बोले सर मैं लास्ट क्लास में आना चाहती हूँ। तो मतलब बेटा हमारे पास तो कोई इस समय व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल वाला बोला साहब हॉस्टल वाला तो गया, वो मतलब वो गाड़ी वाले तो। मैंने फिर ना देखा कोचिंग, बोला देखा रास्ता सबको पता ना अपनी कोचिंग का। तो मेरा साहब एक काम कर, बैग उठा और क्या है कि चली या पैदल पैदल, कोई दिक्कत नहीं, आज की छूट मैं दे रहा हूँ लास्ट वाले दिन की। और फिर भी नहीं आवे तो कुछ नहीं कह सकता मैं। चलें? हाँ भैया सुनो, अब नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपनी किस्मत है। कह देना फाउंडेशन का बैच चलेगी, 1 तारीख से आ जाना। अरे यार जिसको ना ललक होती है ना पढ़ने की, वो तुरंत भग लेता है वहाँ से। जबकि मैं कह रहा हूँ चलिए कोई बात नहीं बेटा, ना कहेगी जो भी होगा आराम से पहुँच जाना। एक बच्ची थी मेरे पास नर्सिंग की, याद करो निशा। उस बच्ची को सुबह ना कहे कि छोड़ने नहीं आते हॉस्टल वाले, नहीं आते थे, रैपिडो बाइक करके आ जाती थी। पढ़ना है तो पढ़ना ही है सब, उसे कहते हैं ललक। और यहाँ तो चलो बढ़िया है, रिक्शा गया तो अब तो खाना खा लिया, आराम से पढ़ के सोएंगे। चलो भैया सुनो, तुम तो वापस आओ, समय खराब मत करो। हाँ भैया सुने, CO2 और H2O ने क्रिया करी और वो बना दिया। हाँ भैया सचिन कुमार, ये बताओ ये उत्पाद में ये वाला उत्पाद किससे बन रहा है? इससे बन रहा है, इससे बन रहा है? ये वाला उत्पाद इससे बन रहा है, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है। क्यों? बोले साहब उसमें कार्बन है, कार्बन इसमें है। इसका तो कार्बन कार्बन से मैचिंग करेंगे। इसका मतलब ये क्रियाकारक इस उत्पाद में बदल गया तो पक्की बात है ये इसमें बदल गया। अब आप बताओ CO2 जब इसमें बदला तो देखो कार्बन है क्या? हाँ। ऑक्सीजन है क्या? हाँ। उसमें क्या जुड़ा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन। ये देखो इधर ऑक्सीजन है क्या? हाँ। हाइड्रोजन है क्या? हाँ। इधर है क्या? नहीं। इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल गई, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब तुम समझ गए क्या? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है। किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन? तो सीधी सी बात है CO2 का तो अपचयन और जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो लिखो रेडॉक्स क्रिया ना उदाहरण है जिसमें, इसमें पूरी लाइन करो, जिसमें अब ऐसे लिखना, अपचयन CO2 का और ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण जल का, जिसमें अपचयन CO2 का व ऑक्सीकरण जल का होता है, जल का होता है। ठीक है, चल जाएगा। नेक्स्ट लिखो। हाँ भैया, ये बताओ प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जड़ें भाग लेती हैं क्या? नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? जड़ें प्रकाश से दूर हैं। लेकिन दो पादप ऐसे, टीनोस्पोरा और ट्रापा, ट्रापा मतलब सिंगाड़ा और टीनोस्पोरा मतलब गिलोय। लिखो, प्रकाश संश्लेषण में जड़ों का कोई योगदान नहीं होता, फिर भी प्रकाश संश्लेषण में जड़ों का कोई योगदान नहीं होता, फिर भी टीनोस्पोरा फिर भी टीनोस्पोरा ब्रैकेट में लिखना, गिलोय, नीम गिलोय सुना है ना, गिलोय, तथा ट्रापा TRAPA ट्रापा ब्रैकेट में को सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ऐसी जड़ें स्वांगीकारी जड़ें कहलाती हैं। स्वांगीकारी जड़ें कहलाती हैं। स्वांगीकारी जड़ें कहलाती हैं। ठीक है भाई, एक बात हो, पादप सारे प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या? नहीं, कुछ पादप ऐसे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, जैसे कसकुटा, अमरबेल, जो परजीवी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। कवक है वो प्रकाश संश्लेषण कार्य नहीं करती। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों का विशेष गुण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों का विशेष गुण है, परंतु कसकुटा क्या ये अमरबेल, कवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करते। अगली बात, पृथ्वी के वास्तविक प्रकाश संश्लेषण लिखो, पृथ्वी के प्रथम वास्तविक प्रकाश संश्लेषी जीव, पृथ्वी के प्रथम वास्तविक प्रकाश संश्लेषी जीव नील हरित शैवाल कहलाते हैं। नील हरित शैवाल कहलाते हैं। ठीक, अगली बात, नेक्स्ट बिंदु, हेडिंग डालो, प्रकाश संश्लेषण लिखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि।
हाँ भैया जी, लिखो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती। डीएनए पढ़ा दिया ना आपको मैंने? अरे डीएनए पढ़ा दिया ना? आरएनए पढ़ा दिया ना? वेरी गुड। लिखो, दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है। नंबर एक, नहीं, दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती जिसके संकेत ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए। अब दो प्रकार की क्रियाएं कौन सी हैं? लिखो, जो कि निम्न है, जो कि निम्न है। पहला लिखो, प्रकाशिक अपक्रिया, प्रकाशिक अपक्रिया। हाँ भैया, प्रकाशिक अपक्रिया की बात करें तो लिखे इसके अंदर, पहली बात संपन्न स्थल, नहीं, पहले लिखो खोजकर्ता। प्रकाशिक अपक्रिया की खोज किसने की थी? लिखे, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने। अन्य नाम हिल अभिक्रिया। अन्य नाम क्या? हिल अभिक्रिया। हिल अभिक्रिया, इसी को कहते हैं क्या? प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण के ऐसे लिखना भैया, एटीपी का निर्माण। आपसे कई बार पूछ ले, एटीपी निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? फास्फोरिलीकरण कहलाती है। चूंकि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसे प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, सुनो। प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसे पकड़ा जाता है, और उसे पकड़कर क्या किया जाता है? अपनी इच्छा के अनुसार उससे काम करवाया जाता है। अब किसी को आप पकड़ के अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाओगे, उसकी इच्छा के विरोध में, तो पक्की बात है ताकत तो लगानी पड़ेगी। अरे कोई व्यक्ति विशेष है जिसको मैं पकड़ना चाहता हूँ और वो मेरे पास में नहीं आना चाहता है, आनी चाहती है, और मैं ज़बरदस्ती उसको खींचना चाहता हूँ, उससे काम करवाना चाहता हूँ, घर का चौका बर्तन कराना चाहता हूँ, पोछा लगवाना चाहता हूँ, कौन सा काम तुम्हारा भला होए। तुम्हारी सोच खराब हो गई है। सुन ले, इधर देखो, इधर। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ काम करवाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब मोहित कुमार, एक बात बताओ, ताकत तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। मैं उसको पकड़ना चाहूँगा, वो मुझसे छूटना चाहेगी, और मैं ज़बरदस्ती उसको पकड़ना चाह रहा हूँ, वो मुझसे ज़बरदस्ती छूटना चाहती है। अगर ताकत उसमें ज़्यादा है तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बताओ मेरी इच्छा पूरी हुई क्या? और तेरी की। फिर क्या करें? सीधी सी बात है, पहले ना क्या है कि खा पी के ताकत इकट्ठी करो। ताकत इतनी इकट्ठी कर लो कि अगर मैंने उसको पकड़ लिया वो कितनी कोशिश करे छूट नहीं पाए। तो इसका मतलब पक्की बात है साहब क्या, कि मैं उत्पाद बना जाऊंगा। तेरी सिस्टर का नंबर 9 से चालू होता है क्या? छोरा
आदमी अच्छा ही है लेकिन लक्षण खराब है। कह रहे हैं और दादा यही होता है इस प्रकाश संश्लेषण में। मेरे पास समय थोड़ा कम है। क्यों दीपक, पिछली बार बुलाता था ना रात में कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसकी आदत खराब थी, ये हमेशा रात ही में जाती है। प्रश्न आता है CO2 का स्थिरीकरण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, अंधकार अभिक्रिया में? अंधकार अभिक्रिया में। भाई दादा मुझे तो यही बताना है। और ये हमेशा रात में जाती है, और रात में जहां जहां जाती थी वहां इसके साथ जबरदस्ती होती थी, इसको उत्पाद में बदलने की कोशिश की जाती थी। और इसके लिए एक चक्र भी चला था, कैम चक्र, याद है क्या बच्चों? अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो क्या है कि मैं सुन ले। कारण क्या है कि मैंने इस बार ज़्यादा समय किस पे लगाया था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। क्योंकि कारण क्या है, वो मॉडर्न टॉपिक है, उनसे क्वेश्चन खूब आते हैं। पिछले पेपर उठा के देखे तो इनसे क्वेश्चन है ना एक दो ही आते थे, उनसे साहब 10-10 क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने ज़्यादा समय वहाँ लगाया था। लेकिन फिर भी छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी देखेंगे। हाँ भैया जी सुने, मुझे CO2 को पकड़ना है तो ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी, और ताकत किस रूप में आएगी? ATP के रूप में आएगी। तो क्या होता है कि साहब पहले तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 पद में होती है। पहले तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को पकड़कर ATP में बदला जाता है, ताकि अंधकार अभिक्रिया में CO2 का क्या किया जाए? स्थिरीकरण किया जाए, उसे फिक्स करके रखा जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अन्य नाम क्या कहलाएगा? प्रकाशिक अपक्रिया या प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ATP निर्माण कहलाता है, फास्फोरिलीकरण कहलाता है। समझ गए मेरी बात? अगली बात नेक्स्ट लिखो, महत्व, नहीं अगला लिखो संपन्न स्थल। ये बेटा बहुत बार आता है संपन्न स्थल। कहाँ होता है ये? ग्रेना में, नाम सुना है ना? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। महत्व, महत्व, महत्व की बात करें साहब, इसका क्या महत्व होगा? तो सीधी सी बात है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 स्थिरीकरण हेतु, अप्रकाशिक अपक्रिया में CO2 स्थिरीकरण हेतु ऊर्जा का भंडारण। बात समझ में आ गई ना? अप्रकाशिक अपक्रिया मतलब अंधकार अपक्रिया, अर्थात रात की अपक्रिया में जब CO2 अंदर आएगी तो ऐसी कंडीशन में उसको स्थिर करना है, उसको पकड़ना है, उसके लिए ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। इसमें समझ में आ गया? तो प्रकाशिक अपक्रिया का एक ही काम होता है, ऊर्जा का भंडारण। बच्चों इसमें 2 पद होते हैं। पद कितने होते हैं? पद होते हैं इसमें 2। कितने होते हैं? 2। लिखो, पदों की संख्या 2। पद कितने होंगे? 2। अरे 2 तो लिख लो, लिख तो सही। हाँ जी, अब आ जाओ वापस। 2 पद होते हैं प्रकाशिक अपक्रिया के। प्रकाशिक अपक्रिया देखो, मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल में लिखाऊंगा। सुने, प्रकाशिक अपक्रिया 2 पदों में चलेगी। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है पहले तो, फिर बाद में उतारना है। एक इसके अंदर होता है पद, कौन सा? एक पद तो होता है क्या? चक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। देखो प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण तो है ही वो। अगर इसमें चक्र बनता हो, अर्थात यहां से चलने के बाद घूम के यहीं आ जाते हो, जिसे कहते हैं चक्रिक। समझ गए मेरी बात? चक्रिक का मतलब क्या? चक्र में ये काम होगा। और एक होता है क्या? अचक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं जेड स्कीम। क्या कहते हैं इसको? इसमें जेड नुमा मार्ग में चलेंगे, इसलिए जेड स्कीम कहेंगे।
हाँ भैया, ये दो पद हो गए, चक्रिक प्रकाशिक और अचक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। सुनना भैया मेरी बात। पहली बात, किन किन बिंदुओं पे बात करेंगे? पहली बात सुने इधर, ओए दादा सुन ले, किन किन के बिंदुओं पे बात करेंगे? पहला बिंदु आएगा यहाँ पे। पहला बिंदु क्या आएगा? सभी लोग समझने की कोशिश करें। पहला बिंदु आएगा उपस्थित वर्णक तंत्र। शॉर्ट में अपन को समझना है। दूसरी बात पूछेगा इसके अंदर अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र आपसे पूछेगा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही, आपसे पूछेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, आपसे पूछेगा ऊर्जा उत्पादन। बस सब बच्चे सुनेंगे। चक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में जो वर्णक तंत्र काम आते हैं कौन कौन से होते हैं, अचक्रिक में कौन से होते हैं, जरा सुने। इसमें वर्णक तंत्र काम आता है पीएस फर्स्ट। कौन आता है? पीएस फर्स्ट, मतलब वर्ण, पी का मतलब वर्णक पिगमेंट और एस का मतलब क्या? सिस्टम। इसमें आएगा पीएस फर्स्ट और इसमें आएगा क्या? पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड। ठीक है, इसमें आएगा केवल पीएस फर्स्ट और इसमें आएंगे क्या? पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड, दोनों। दो होते हैं वर्णक तंत्र। सुने, वर्णक तंत्र होते क्या हैं? कई सारे वर्णकों का समूह होता है, उसे कहते हैं वर्णक तंत्र। मैं केवल टू द पॉइंट चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं घुस रहा। आपको जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप लिखे आओगे ना, मतलब याद कर लोगे 2 दिन के अंदर, तो आप 100% ऐसा प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। और ऐसे तो मैं इसको पढ़ाऊँगा तो कम से कम मुझे लगेंगे 5 दिन। समझ रहे हैं क्या? अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है? तो सुनना बच्चों, अभिक्रिया केंद्र होता है इसके अंदर P700। अरे सीधा प्रश्न आता है कि पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र क्या? P700। और इसमें अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है? P680। अभिक्रिया केंद्र कौन है? जो ऊर्जा को पकड़ेगा। तो सुने, चक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में कौन सा वर्णक तंत्र काम आता है? पीएस फर्स्ट। चक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? P700। अचक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण या जेड स्कीम में कौन से वर्णक तंत्र? फर्स्ट और सेकंड दोनों। अचक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण या जेड स्कीम में कौन सा वर्णक तंत्र? सॉरी 680। अभिक्रिया केंद्र क्या है? 680। समझ जाएंगे। इसी अभिक्रिया केंद्र को बच्चों अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में एक शब्द और कहा गया था। इसको अपन एक नाम से और जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एक नाम से और जानते हैं, एंटीना अणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटीना अणु। ये एंटीना अणु के बारे में प्रश्न अभी मेरे से ना क्या परसों आकाश जी ने पूछा था कि गुरुजी पीएस फर्स्ट का एंटीना मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? तो मैंने ये कहा था एंटीना का मतलब क्या होता है? जो किसी भी तरंग को खींच ले, जो किसी को पकड़ ले, वो एंटीना। इसका था अभिक्रिया केंद्र क्या कहलाता है? एंटीना अणु भी कहलाता है। आप मेरे एकदम याद आ गया तो मैं लिखा देता हूँ, समझ गए? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो चक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? तो सभी लोग याद रखना, FRS। क्या होता है? पूरा नाम नहीं याद रखना आपको, तो FRS याद रखना है। कौन होता है? FRS। वैसे कहते हैं इसको फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या इसे क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम आता है FD। क्या कहते हैं इसको? FD। FD कौन होता है? इसे कहते हैं फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन कहते हैं इसको। ठीक, ध्यान रखना। दोनों आ जाए तो सही कौन सा है? अगर दोनों आ जाए तो FRS को फर्स्ट रखना, अगर नहीं आता है FRS तो आप क्या करेंगे? FD को सही मानेंगे। इसका मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ने का काम करता है कौन होता है? चक्रिक में FD। इधर आ जाओ, यहाँ पर बात करेंगे इसमें कौन होता है? इसके अंदर हमारे पास में आएगा यूवी क्विनोन। कौन आएगा? यूवी क्विनोन। कौन आएगा?
यूवी क्विनोन, या मत लिखो यूवी क्विनोन, इसको मैं लिख देता हूँ प्लास्टोक्विनोन, PQ। क्या लिखूंगा? PQ। इसे कहते हैं कौन? प्लास्टोक्विनोन। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है PS फर्स्ट का P700। इसमें घूम के, क्योंकि यहां से चले थे, यहां से घूम के वापस यहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? PS फर्स्ट का P700। यहां कौन आएगा? यहां आएगा NADP। कौन आएगा? NADP। ठीक। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है इस चक्र के दौरान? तो टोटल मिलते हैं 2 ATP। कितने मिलते हैं? और इस चक्र के दौरान कितने ATP मिलते हैं? 7 ATP। कितने मिलेंगे? 7 ATP। ये 7 कैसे बनते हैं? एक तो बनता है ATP, क्या बनता है? और साथ में बनते क्या? 2 NADPH2। एक NADPH2 बराबर 3 ATP के होता है, तो 3 दूनी 6 ATP और एक 7, टोटल 7 ATP बन गए। प्रकाशिक अपक्रिया संपन्न हो गई। आएगा ना तो इसमें से आएगा, नहीं तो पेपर बनाने वाला कितना ही जोर मार ले, पेपर में से क्वेश्चन नहीं निकाल सकता। मैंने आपको पूरी रामायण लिख दी है, इतना तो पढ़ लोगे ना। छापो फटाफट। हाँ जी, आवाज़ नहीं करें, जितनी जल्दी हो सके, समय हमारे पास कम है, फटाफट करेंगे। मैं सबकी कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ एक एक करके, सबकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, बातें नहीं करेंगे। रोहितास जी लिखना शुरू कर दें। रोहितास आप लिख नहीं रहे यार। कोई बात नहीं, लिख ले। रफ में कौन से मना थोड़ी करती है रफ की, मैं नहीं लिखाऊंगी इसके अंदर। लिख बेटा लिख यार, काम आएंगे, समझा कर। क्या कर रहा है? अब तू सोचे साहब पड़ोस वाले से काम चला लूँ, वो नहीं। सब चीज़ है ना कि पड़ोस वाले से संतुष्ट नहीं हो सकते। हाँ, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना खुद के लिए भी। तू सोचे साहब ब्याह पड़ोस वाला कर ले और आनंद में ले लूँ, वो संभव नहीं है। कॉपी तो दे देगा, लेकिन आगे की बात समझो यार। भविष्य के अंदर ये पढ़ लेगा, ये नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, अच्छे ब्याह हो जाएगा। अब तू सोचे साहब इसकी नौकरी से मैं काम चला लूँ, वो नहीं चलेगा। अच्छा आदमी, तो बहुत अच्छा आदमी यार, मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था।
अरे आवाज़ नहीं, अरे आवाज़ नहीं भाई, तुम्हारी व्यवस्था के लिए गया था, आदेश दे के आया हूँ। गरम समोसे, गरम कचौरी और रसगुल्लों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 जो भी। सुने बच्चों, सुनो मेरी बात अब प्लीज़। अब आवाज़ को ना कि थोड़ा कम करें, मेरी आवाज़ को आने दें। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा प्राची कुमारी? क्वेश्चन आएगा सुन ले, प्रश्न कैसे आएगा? प्रकाशिक अपक्रिया के खोज करता है। सुने, ब्लैक मैन, वाइट मैन, रॉबर्ट हिल, केल्विन, आंसर आएगा। अगली बात, प्रकाशिक अपक्रिया का संपन्न स्थल है, सीधा आता प्रश्न। अगला प्रश्न पूछेगा, प्रकाशिक अपक्रिया की बात करें तो प्रकाशिक अपक्रिया में ऐसे पूछेगा, चक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में अभिक्रिया केंद्र है। अचक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में अभिक्रिया केंद्र है। चक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है या नहीं आए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। जेड स्कीम की बात करेगा। जेड स्कीम में एक जेड स्कीम कितने एटीपी का निर्माण करता है? सही है। अब नोट डाल लें, इस जगह नोट डालें। क्या कर रहा है? एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए प्रकाशिक अपक्रिया का एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए प्रकाशिक अपक्रिया का ऑब्लिक जेड स्कीम का कितनी बार घूमना आवश्यक है? जेड स्कीम का कितनी बार घूमना आवश्यक है? एरो डाल के लिखो 6 बार। 6 बार मतलब 6 बार चलेगी क्रिया। एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए जेड स्कीम का कितनी बार घूमना आवश्यक है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। ठीक है, सीधा प्रश्न आएगा, जेड स्कीम कितनी बार घूमेगी? 6 बार। सुनो बच्चों, अब हम आगे की बात कर रहे हैं। एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा, विजेंद्र, एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए बेटा आवश्यक ऊर्जा की बात आई तो ऐसे लिखना, देखो जैसे लिख रहा हूं 54 एटीपी। तो प्रश्न पूछा जाता है एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ती है? 54 एटीपी की। लेकिन कई बार ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है या करके। इसमें याद रखना 18 एटीपी और 12 NADPH2। 12 18 एटीपी और 12 NADPH2। जरा सुनो ना, कैसे मैंने कैसे कहा था, याद करना कैसे लिखा है। मैंने लिखा था जब मैंने क्या है कि चक्रिक चला था तो कितने बने थे? 2। और अचक्रिक या जेड स्कीम चली थी तो कितने बने थे? 7। सही है। 7 का मतलब कि ये एटीपी थे, ये भी क्या थे? एटीपी थे। तो टोटल एक प्रकाशिक अपक्रिया कितने बना रही है? 9। तो इसका मतलब अगर 6 बार घूमी तो 9 छिक्के 54। सही है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं बेटा, इसको लिखता हूं 1 एटीपी प्लस 2 NADPH2। सही है, ऐसे था। तो ये एटीपी हो गए कितने? 3। तो इसका मतलब मैं टोटल लिखूं तो 3 एटीपी प्लस 2 NADPH2। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 × 18 एटीपी हो गए और 6 दूनी 12 NADPH2 हो गए। अक्सर क्वेश्चन ये आता है।
एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए ऊर्जा का सही विकल्प होगा 18 एटीपी 12 NADPH2, 18 एटीपी 18 NADPH2, 12 एटीपी 18 NADPH2, 12 एटीपी 12 NADPH2, ऐसे पूछता है तो क्या आएगा 18 एटीपी और 12 NADPH2। समझ में आ गया सबन के? प्रकाशिक अपक्रिया पूरी हो गई। हेडिंग डाल दो अप्रकाशिक अपक्रिया। अप्रकाशिक अपक्रिया, अप्रकाशिक अपक्रिया। देखो बच्चों क्या बताऊं आपको, अभी मैं खुद है क्या एक दबाव में चल रहा हूं, आप समझो, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं घर में सबसे बड़ा, अपन को है क्या है कि पिताजी अभी भी आईसीयू के अंदर एडमिट है। अब आप अंदाज़ लगाओ सब जिसके परिवार का मुखिया आईसीयू में एडमिट होगा तो उस कंडीशन में क्या है उस व्यक्ति को तो क्या है कि टाइम ही नहीं है। समझो मेरी बात। अब उनके मिलने का टाइम 12 से 12:30 का, सुबह 7 से 7:30 का, शाम को 5 से 5:30 का। किसी को छोड़ नहीं सकते। आज तो क्या है कि मन पे क्या मतलब दिल पे पत्थर ही रख लिया, जो होगा देखी जाएगी, बाद में सोचेंगे, पहले तुमको